नमस्कार, आप सबका स्वागत है टीटी असम में। हिंदी जो हमारी भाषा है वह भारत की आत्मा है, क्योंकि यह एक भाषा है जो देवनागरी स्क्रिप्ट से आया है और यही भाषा जो है हर एक प्रांत में बोली जाती है और यही एक भाषा है जो हर एक प्रांत को जोड़ती है। और इसकी जो बोलचाल की भाषा है वो हम अधिक से अधिक ताकि इस्तेमाल किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का संचालन किया और इसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी काम किया जा रहा है। आज हमारे साथ है बद्री यादव जी, जो कि भारत सरकार में एडवाइज़र है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपका डीडी असम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आप जो है हिंदी का जो प्रचार प्रसार में पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आपका काफ़ी योगदान रहा है, तो सर जो हिंदी का महत्व है वो क्या है हमारे भारत के लिए? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले हम आपका ध्यान ऋषि मुनियों की तरफ ले जाना चाहूँगा। हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे वे अपनी पावन तपस्या से भारत भूमि को सिंचित किया। भारत भूमि के साथ साथ विश्व गुरु बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसमें किसी न किसी रूप में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सबसे पहले हमारे देश में लोग सिंधु नदी के किनारे आकर बसे। सिंधु नदी पहले ईरानी शासक के अधीन हुआ करती थी और ईरानी में स को ह कहा जाता था। तो सबसे पहले लोग सिंधु नदी के किनारे आकर बसे। वहाँ पर बसने वाले लोगों को सिंधु को हिंदू कहे, फिर हिंदू से हिंदी बना और हिंदी का अगर अर्थ हम लोग लें तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि पूरे भारतवर्ष का। जैसे प्रसिद्ध शायर इकबाल ने लिखा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पूरा भारत देश, पूरा हिंदुस्तान हिंदीमय है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी भाषा है वह स्थान से भी जुड़ी है। सबसे पहले स्थान से जुड़ी है, हिंदुस्तान से जुड़ी है, फिर उसके बाद भाषा का स्थान आता है। तो हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। सर, आपने जो कहा कि हिंदी जो है सिंधी लोग जब आए भारत में सिंध नदी के साइड में रहने, तो उसके बाद से जो है हिंदी बना। तो हिंदी का जो कैसे अवतरण हुआ उसके बारे में अगर आप ज़रा विश्लेषण से हमें बताएं हमारे दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सृष्टि के बाद ऐसा माना जाता है भारत देश की प्रथम भाषा संस्कृत रही है। संस्कृत में भी मौखिक संस्कृत रही है। मौखिक संस्कृत यानी बाद में वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, नाटकों की रचना हुई। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई जिसमें रामायण महाभारत इत्यादि की रचना हुई। रामायण में राम की कथा है, महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी का संदेश है जो एक एक श्लोक एक संदेश देता है। तो उसके बाद इस संस्कृत के बाद पाली भाषा आई जिसमें गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में घूम घूम करके पाली भाषा के माध्यम से शांति का उपदेश दिए। वह एक प्राचीन भाषा रही। तो संस्कृत के बाद पाल के बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश हिंदी आई। सर, जो आपने कहा कि संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत लैंग्वेज आया, तो क्या इनमें सिमिलैरिटी है इन लैंग्वेजेस में या काफ़ी अलग हैं ये भाषाएं, ये तीन भाषाएं? देखिए, जो क्रम होता है वन से शुरू होता है, तो हर एक क्रम में कहीं ना कहीं तारतम्य है, कहीं ना कहीं मेल मिलाप है। तो पाली संस्कृत से निकली है, बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। प्राकृत पाली से निकली है। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो 3 प्रमुख भाषाएं हैं, बांग्ला, असमिया और उड़िया, ये तीनों पाली से निकली हैं, पाली संस्कृत से निकली हैं। और भी बहुत सारे हमारे देश की जो स्थानीय भाषाएं हैं, वो सारी की सारी भाषाएं उसी जो प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है उससे निकलते हुए, छनते हुए, गंगा जिस तरह से प्रवाहित होती है उसमें तमाम नदियां समाहित होती हैं, फिर सागर में जाके मिल जाती हैं, उसी तरह से इन भाषाओं का क्रम उत्थान पतन का चलता रहा। संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, उसके बाद हिंदी भाषा आई। हिंदी भाषा जो आई वो पहले भाषा नहीं थी, वो एक बोली का रूप थी जो मेरठ के आसपास बोली जाती थी। बाद में जैसा कि हम बताए, प्रसिद्ध शायर इकबाल ने लिखा है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, पूरा वतन हिंदी में है, हिंदुस्तान है। तो वह हिंदी जिसमें बहुत सारी स्थानीय भाषाओं के शब्द समाहित हुए, गुजराती के शब्द हैं, मराठी के हैं, बांग्ला के हैं, असमिया के हैं, इवन तो मणिपुरी के भी बोली में काफ़ी सारे जो भाषाओं का मिश्रण हुआ, काफ़ी सारे उर्दू से भी लिए गए शब्द, तो वो मिल के एक हिंदी भाषा बना। जी जी जी, और इसलिए वह ज़्यादा सरल भाषा के रूप में प्रयोग में आई। उड़िया से भी भाषा ली गई, बंगाल से भी भाषा ली गई। तो जो हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो कवि हैं, जिन्होंने इस भाषा में और रस डाला और खासकर कि स्वतंत्रता की जो मूवमेंट था उसमें काफ़ी योगदान रहा है हिंदी का, जो है हमारे फ्रीडम मूवमेंट को एक साथ करने का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि जो इसका भाषा का योगदान रहा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। किसी भी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए टीम भावना का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो भारत देश की टीम थी वो पूरब से पश्चिम, पूरब में पूर्वोत्तर को भी आप जोड़ लें, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, असम हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो इत्यादि, या पूरे दक्षिण भारत को ले लें, यहाँ के रहने वाले लोगों की एक टीम भावना का होना बहुत ज़रूरी था। अब वो टीम भावना लाने के लिए भाषा का होना ज़रूरी था। अंग्रेजी तो लोगों की संपर्क भाषा नहीं थी, कॉमन भाषा नहीं थी, वहाँ पर हिंदी ही एक ऐसी भाषा रही जो विभिन्न भाषा भाषियों को, विभिन्न प्रांतों के रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधी, और हमने आज़ादी की जंग जीती उस भाषा के आधार पर। यानी यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, यह कहते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है कि जिसने आज़ादी हमको दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी। इस तरह से हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, न सिर्फ आज़ादी दिलाने में, आगे भी हमें उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए, विकास करने के लिए, पूरे देश को एकमय करने के लिए, एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, जैसे कि स्वतंत्रता हमें जो आज़ादी मिली तो वो 1947 में मिली, और अभी हम जो है आज़ादी के महोत्सव के आगे बढ़ रहे हैं, जो और अब हम अमृतकाल भी मना रहे हैं। जी। तो उसके लिए भी भारत सरकार की काफ़ी प्रयास है कि हमारा जो स्वर्णिम भारत होगा उसमें हिंदी का क्या रोल रहेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन मीन वन कंट्री वन लैंग्वेज। और पूरे विश्व का आकलन अगर करें तो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी अपनी अपनी एक भाषाएं हैं, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी वही भाषा है। तो उसी तरह से अगर हमारे देश की संपर्क भाषा, कामकाज की भाषा एक हो, पूरा देश एक भाषा में काम करे, तो फिर हमें बहुत ही सहूलियत होगी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा हमारे सामने आई जो आम जनता की भाषा बनी, जनाधार की भाषा बनी, सरल भाषा बनी, सुबोध भाषा बनी, सर्वग्राह्य भाषा बनी। चाहे खेतिहर मजदूर हों, कल कारखानों में काम करने वाले लोग हों,
या किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हों, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हों, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया में आप देख ही रहे हैं, उसमें पूरा हिंदी में माहौल है। फिल्मी दुनिया ने देश विदेशों में हिंदी का परचम लहराया। और जैसा कि आपने आज़ादी का बात चलाया, तो जो हमारा ये देश है अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बना, उसके बाद संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो घिसे पिटे कानून थे उनको ख़त्म भी किया गया, कुछ नए संशोधन लाए गए, कुछ हो सकता आने वाले दिनों में आए। तो इस अमृत काल में मुख्य रूप से हमें 2-3 चीज़ों की पहचान करनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे ऐसे थे जो इतिहास के पन्नों से गायब हैं, जिनको लोग कम जानते हैं, इतिहास के पन्नों में लाना है। सारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको हम जानें, और भाषाई आधार पर किस भाषा का ज़्यादा ज़रूरत है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारे देश की जितनी स्थानीय भाषाएं हैं सभी संस्कृत भाषा से होते हुए ये आगे आकर के जो है अपना परिवर्धित रूप धारण की। लेकिन सर ये भी कहना चाहूँगी सर, जो हमारी जो शिक्षा सिस्टम है तो उसमें से जो है धीरे धीरे जो है जो बेसिक मीडियम जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस कहें या हिंदी मीडियम स्कूल कहें, वहाँ पे बच्चे जो हैं आजकल कम जाते हैं। ज़्यादातर माँ बाप जो हैं चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे हिंदी को प्रोत्साहन दें और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको कैसे हम हिंदी की शिक्षा दें ताकि उनका हिंदी मजबूत हो? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यह चिंतनीय भी है, विचारणीय भी है, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। कैसे? इंग्लिश मीडियम से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे देश का कोई विरोध नहीं है, हमारे जनाधार का कोई विरोध नहीं। इंग्लिश भी एक भाषा है। वहीं पर जो स्थानीय विद्यालय हैं, जो राज्य सरकार के अधीन संचालित विद्यालय हैं, उनको हम देखें, इंग्लिश मीडियम के विद्यालय को देखें। इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में केजी से हिंदी की पढ़ाई होती है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, वहाँ कुछ राज्य में हिंदी की पढ़ाई बहुत ही कुछ क्लासों में हो रहे हैं। तो इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं उसमें केजी से लेकर के क्लास 10-12 तक बच्चा पढ़ता है, तो वो आगे निकल जाता है। और जो हमारे राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली थी उसमें हिंदी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखा जरूर गया, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारों द्वारा उसके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था नहीं है। किंतु 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो नई शिक्षा नीति लॉन्च की उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए। क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी में क्या मैथ लगाएगा, क्या इंजीनियरिंग का क्लास करेगा, क्या सोशल स्टडी का क्लास करेगा। इसलिए अगर बच्चे को प्राथमिक स्तर पर हिंदी माध्यम से उसके स्थानीय भाषा के माध्यम से पठन पाठन की सुविधा दी जाए तो वह बच्चा आगे चल कर के बहुत भाषाओं को ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करके और वो आगे बढ़ सकेगा। इस तरह से बहुभाषी विकास भी होगा उसका। तो अभी देखिए हमारी सरकार द्वारा जो पहल किया गया, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBBS के जो संस्थान हैं, वहाँ हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। MBBS की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो गई है। तो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, धीरे धीरे जब बच्चा जो स्थानीय भाषा में अपनी पढ़ाई करेगा, आगे जा कर के स्थानीय भाषा और हिंदी एक ही है, उसमें काफ़ी समानता है, तो वो बच्चा जा कर के मल्टीलिंगुआ भी बनेगा, अपनी भाषा अपनी कल्चर में मजबूत होगा, रिच होगा, और उसके साथ साथ हिंदी काफ़ी फली फूलेगी और फिर उसका विकास होगा। जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। सर, सबका साथ सबका विकास को आगे लिए चलते हुए सर, लेकिन ये भी है कि काफ़ी सारे जो राज्य हैं
वो जो है हिंदी को इतना अपनाना नहीं चाहती है। काफ़ी जैसे विरोध भी हुआ है पहले भी, जैसे बंगाल में भी हो चुका है। फिर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो खासकर हमारे वो इंग्लिश जो है उसको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है वहाँ पे, और वो लोग कहीं ना कहीं हिंदी बोलने से हिचकिचाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या भारत सरकार क्या आगे कर रही है कि उसमें एक मेल मिलाप बने, कैसे मिलाया जाए कि रीजनल लैंग्वेजेस के साथ जो है हिंदी लैंग्वेज? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ एक राज्यों में हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया गया, और जिन राज्यों में हिंदी को महत्व नहीं दिया गया उन राज्यों के रहने वाले लोग जो दूसरे राज्यों में गए वो हिंदी का पठन पाठन किए, काफ़ी आगे बढ़े। तो वो तो अपने स्तर पर अपनी नींव मजबूत किए, लेकिन आम जनता ये जानती है कि वो बिल्कुल हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदी को अपनाते नहीं। ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्थानीय हिंदी विद्वान मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने काफ़ी बढ़िया काम किया दक्षिण भारत में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आप उनसे अगर बातचीत करिए तो बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हुए मिलेंगे। तो एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह हिंदी में माहौल। आप पूर्वोत्तर भारत को देखिए, यहाँ तो हिंदी ही रखता है। हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में हिंदी में संबोधन देते हैं, ट्विटर हिंदी में चलाते हैं, फेसबुक हिंदी में चलाते हैं। तो सर, अगर पूर्वोत्तर की तरफ रुख किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे भाषाएं हैं, उनके सब डायलेक्ट्स हैं। जैसे नागालैंड में नागामीज़ है, नागा भाषा है, मणिपुर में मैती लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज है। तो वैसे ही काफ़ी, और अरुणाचल में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है, जबकि असम में आसामीज़ है। तो हमारा जो है हिंदी काफ़ी बोला जाता है यहाँ पे। और जो अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज में मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कितना हिंदी का यूज़ कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य के लोग? देखिए, ये हम लोगों को पता है कि पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक और भाषिक दृष्टि से काफ़ी रिच क्षेत्र है। इसकी किसी दूसरे क्षेत्रों से तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है, चाहे संस्कृति के मामले में या भाषा के मामले में। संस्कृति यहाँ का रिच है। मणिपुर की मणिपुरी रासलीला, लाइहारोबा, थावल चंगवा डांस, जो असम है इसका बिहू, हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, इन जनजातियों की जो लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं। तो इन सबों को देखते हुए जब हम भाषा पर प्रकाश डालते हैं तो यहाँ पर हिंदी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। यहाँ सभी लोग हिंदी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं। हिंदी संवाद की भाषा बन गई है। पठन पाठन में लोग हिंदी को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ के विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, और जो प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, यहाँ पर स्थानीय शिक्षकों की भरमार है। एक समय था जब बाहर से अध्यापक मंगाने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। लोग स्थानीय रूप से इस शिक्षा जगत में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी आ रहे हैं। इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका काफ़ी अच्छा भविष्य है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे पूर्वोत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या मध्य भारत हो या हिमालय की पहाड़ी हो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तथा सेना के लोग, इन लोगों का हिंदी के उन्नयन में काफ़ी योगदान रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 90% से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाता है। 90% से अधिक टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जाती हैं। सारा का सारा जो सरकारी कामकाज है वो अधिकतम हिंदी में किया जा रहा है। इसी तरह से अर्धसैनिक बल हैं, वहाँ जो BRO बटालियन रूटीन ऑर्डर है, सर्कुलर है, मेमोरेंडम है, रिपोर्ट हैं, सैनिक सम्मेलन है, इत्यादि सारे के सारे जो कार्य हैं वो हिंदी में किए जा रहे हैं। आपका दूरदर्शन केंद्र है, दूरदर्शन केंद्र मीडिया के अंतर्गत आता है,
हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ तक कि यहाँ के जो स्थानीय चैनल हैं, समाचार पत्र वगैरह हैं, तो यहाँ पर अनेक समाचार पत्र हैं, ऑडियो वीडियो के ऐसे सारे जो है चैनल हैं, संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस तरह से पूर्वोत्तर भारत को अगर ये कहा जाए यह संस्कृति और भाषा का एक वरदानिक क्षेत्र है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इससे किसी भी क्षेत्र से तुलना नहीं किया जा सकता है। सर, अगर हम युवा भारत की बात करें तो हिंदी जो भाषा है, जॉब अपॉर्चुनिटी के तहत कितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? इसमें कितना पोटेंशियल है जॉब अपॉर्चुनिटी में आगे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जॉब्स दिलाने में? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को आजकल रोज़गार चाहिए, संख्या बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि केवल एक भाषा में, एक भाषा में आप हिंदी अध्यापक बन सकते हैं, हिंदी प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको समाचार वाचक बनना है, कल्चरल अताशे बनना है, भारतीय दूतावासों में काम करना है, विदेशों में काम करना है, अनुवादक का काम करना है, हिंदी अधिकारी का काम करना है, इंटरप्रेटर का काम करना है। आजकल मल्टीलिंगुअल का टाइम आ गया है और उसमें हिंदी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। स्थानीय भाषा हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी का स्थान आता है। आज अगर ये कहा जाए कि स्थानीय भाषा भी, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय के लिए मुखर हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा अगर मजबूत होगी तो हिंदी ऑटोमेटिक मजबूत होगी। तो ये जो इसका वर्चस्व है केवल शहरों तक, कुछ लोगों तक, वो समाप्त हो जाएगा। और जब तक सभी लोग एक साथ खड़ा होकर के एक साथ विकास के मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे तब तक हमारे देश का पूरा सही मायने में विकास नहीं होगा। सर, अनुवाद की अगर हम बात कहें, जो पहले जो था, अगर हमको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता था तो हमें जो है अनुवाद करने वाले का सहायता लेना पड़ता था। लेकिन जब से गूगल ट्रांसलेटर जैसे ऐप्स और टेक्नोलॉजी आए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात कहें तो जो अनुवाद है और भाषा की जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी इजी हो गया है। एक तरीके से ये तो एक आशीर्वाद भी है और एक सहूलियत भी है और एक तरीके से है कहीं ना कहीं ये किसी मतलब नुकसानदायी भी है क्योंकि ये लोगों के जॉब्स को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, समय परिवर्तनशील है और टेक्नोलॉजी का समय है, सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। आपने अनुवाद की जो बात की, पहले मैनुअल ट्रांसलेशन करते थे, उसके वेटिंग करते थे, फिर टाइप करते थे, फिर उसकी वेटिंग सुपर वेटिंग हुआ करती थी। आजकल क्या है, अनुवाद पहले गूगल ट्रांसलेशन करते थे, आजकल जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो हमारा सूरत में महासम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कंठा 2.0 का ऐप का लॉन्च किया था, उसको लॉन्च किया था। और हमारी सचिव महोदया सुश्री अंशुली आर्या का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। राजभाषा विभाग काफ़ी हद तक प्रयासरत है, काम कर रहा है। तो अनुवाद के क्षेत्र में हमारी सचिव महोदया के मार्ग निर्देशन में जो कंठा 2.0 का ऐप बना है वो वरदान साबित है। आप अनुवाद करते जाएंगे रजिस्ट्रेशन करके, आपकी सामग्री उसमें मेमोरी में चलती जाएगी और उसी तरह की सामग्री का अगर आपको दूसरी बार अनुवाद करना हो तो आपको इजली वो सामग्री मिल जाएगी। तो अनुवाद के क्षेत्र में ये पहले तो गूगल ट्रांसलेशन था, अभी भी कुछ लोग गूगल में अनुवाद कर रहे हैं और कंठा 2.0 आने से अनुवाद की गुणवत्ता, अनुवाद की सामग्री को संग्रहित करना ये बहुत ही आसान हुआ है और निश्चित रूप से अनुवाद के क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लिए हैं। हिंदी की अगर हम बात कहें, जो ये विश्व भर में है 3 नंबर भाषा में आती है, जैसे अंग्रेज़ी और चाइनीज़ के बाद हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व भर में। तो अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो हिंदी का कितना प्रचार प्रसार हम कर पाए हैं? देखिए, सुमित सम्मेलन को अगर हम देखें, दिल्ली में जो हमारा सुमित सम्मेलन हुआ जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने होस्ट किया, उसका जो मोटो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने दिया, इंडिया ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन लैंड वन फैमिली। तो हिंदी का जो ये स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है।
इसके लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। तो सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, मीडिया पर्सनल द्वारा इसके क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया जा रहा है। तो फिजी में भी हाल ही में एक सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और फिजी के जो हमारे राष्ट्रपति भी है वो भी हिंदी भाषी हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि भारत का स्तर कितना ऊंचा है अगर हम विश्व पटल पे भारत की बात कहें तो? सबसे पहले तो मैं अपने पटल की बात करेंगे। भारत देश आज इतना मजबूत हो चुका है हर क्षेत्र में, और भाषा के मामले में हिंदी के विकास के माध्यम से भारतवर्ष का जो झंडा ऊंचा हुआ है विश्व में, तो विश्व में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब भारतीय मूल को जाकर संबोधित करते हैं, भारतीय मूल के अलावा भी लोग उसमें शामिल होते हैं, नमस्ते करते हैं वगैरह वगैरह शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। तो विश्व स्तर पर भी हिंदी का महत्व तो बढ़ा है, लोग हिंदी को अपना रहे हैं। ये व्यापार को अपनाने के लिए या पॉपुलैरिटी लेने के लिए या मीडिया जगत में आज देख रहे हैं कि पूरा हिंदी में माहौल चल रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले दिन में यूनेस्को की भाषा ये होकर रहेगी, एक आधिकारिक भाषा के रूप में ये हमारे सामने आ जाएगी। और विश्व में जैसे बहुत सारे राष्ट्र हैं वहाँ पर हिंदी को अपनाया जा रहा है, हिंदी में पठन पाठन हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब भारतीय विदेशी मूल के फादर कामिल बोल के इंडिया में आए थे भारत देश में, वो भारतीय विदेशी मूल के थे, लेकिन उन्होंने हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी लिखी। ऐसे बहुत सारे विदेशी विद्वान आए, गारसा दत्तासी आए वगैरह वगैरह, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो केवल हमारे देश का नहीं, दूसरे देशों का भी हिंदी के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। और आजकल जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान माहौल है हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में, जैसे योग का आप लीजिए, होम्योपैथिक को लीजिए, आयुर्वेद को लीजिए, मेडिकल का क्षेत्र लीजिए, इसके माध्यम से हिंदी काफ़ी आगे बढ़ रही है। हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। समय की आबद्धता को देख के हमें इस रोमांचनीय जो डिस्कशन है उसको यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को एक साथ श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत करने का। और हिंदी के प्रचार प्रसार में जो है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ हम अमृत काल में हिंदी को लेके और भारत को सशक्त बनाने के लिए और आगे बढ़ते रहे, यही हम शुभकामनाएं और करते हैं बद्री यादव जी से। धन्यवाद सर जी, डीडी असम से बात करने के लिए। धन्यवाद।